हेलो एवरीवन, आज हम नए चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं साधारण ब्याज। इससे पहले हमने नंबर सिस्टम के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए विद क्वेश्चंस। आज हम सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज करेंगे। इसमें इस चैप्टर को करने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी जो है जानने होंगे, जो क्वेश्चंस को फ्रेम करने में इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे मान लो मान लो कोई व्यक्ति आया मुझसे मांगने के लिए पैसे, तो मैं बोलूँगा भाई ठीक है ले लो। तो मान लो कि मैंने उसको 100 रुपये दिए, ठीक है। वो बोला मैं 5 साल के बाद में या 2 साल के बाद में, 1 साल के बाद में, मान लो 2 साल के बाद में वो बोल रहा है कि मैं वापस लौटा दूंगा, ठीक है। तो फिर मैं कहूँगा यार कि मुझे भी तो कुछ चाहिए, मैं अगर पैसे दे रहा हूँ तो मुझे भी तो कुछ चाहिए। तो कहेगा कि ठीक है चलो मैं 2 साल के बाद में वापस दूंगा, तो तुमको जो है 110 रुपये दूंगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो जो ये मैंने पैसा दिया था इसको मैं मूल होता है, ये मेरा तो मूल पूंजी है, मतलब इसको मूलधन बोलते हैं, ठीक है। ये मूलधन मेरा हो जाता है। इसमें जो 10 रुपये फालतू है, ये जो मैं ब्याज के तौर पर मैंने लिया है, ये होता है ब्याज, ठीक है। ये 10 रुपये मेरा हो जाएगा ब्याज, ठीक है। और ये पूरा 110 रुपये मिल करके मेरा जो है इसमें मूलधन भी मिला हुआ है और ब्याज भी मिला हुआ, तो मैं इसको बोलता हूँ मिश्र धन है ये, ठीक है। साधारण ब्याज दर किस कंडीशन में कहलाएगा, अब ये हम देखते हैं, और चक्रवृद्धि ब्याज दर किस कंडीशन में दिखाता है ये देखते हैं। सेम एग्जाम्पल रखेंगे। जैसे मानो 100 रुपये मैंने दिया था 2 साल के लिए 10% के ब्याज की दर पर, ठीक है। तो ये पहले साल में मुझे 100 रुपये पे 10% यानी कि 10 रुपये ब्याज मिलेगा, ठीक है। तो दूसरे साल भी 100 रुपये पर मुझे यहाँ पर 10% के हिसाब से इसी 100 रुपये पर ही मिलेगा, तो इधर भी दूसरे साल पर भी मुझे 10 रुपये ही मिलेगा। तो ये 10 रुपये ब्याज हो गया, ये 10 रुपये ब्याज हो गया, यानी कि टोटल जो है 20 रुपये ब्याज हो गया 2 साल का 100 रुपये पर, ये सिंपल इंटरेस्ट पे, ठीक है। अगर मैं चक्रवृद्धि ब्याज लगाऊंगा तो ये 100 रुपये पे पहले साल में 10% के हिसाब से 10 रुपये ब्याज मिलेगा, तो 1 साल के बाद में 100 रुपये प्लस 10 रुपये मिलकर के 110 रुपये हो जाएगा। अब इस पर 10% के हिसाब से दूसरे साल में मैं क्या करूँगा, इस पर 10% लूँगा, तो 110 रुपये का 10% हो जाएगा 11 रुपये। तो यहाँ पर जब 11 रुपये ऐड होगा 110 में, तो ये हो जाएगा 121 रुपये। मतलब ये हुआ कि देखो यहाँ पर साधारण ब्याज के हिसाब से 10, 10, 20, ठीक है। तो टोटल मुझे लास्ट में 120 रुपये मिल रहे थे, ठीक। और यहाँ पर क्या होगा, जब चक्रवृद्धि ब्याज कर दिया तो मुझे 121 रुपये मिल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा जो है ज़्यादा ही होता है। सेम अगर समय दे रखा है 2 साल के लिए साधारण ब्याज और 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज अगर कंडीशन है, तो हमेशा जो हमें चक्रवृद्धि ब्याज में अमाउंट ज़्यादा मिलता है, मिश्रधन ज़्यादा मिलता है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे हमें। कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है, उसी पर क्वेश्चन बनेंगे सेंटेंस स्टेटमेंट बेस पर, उसी को हमें सॉल्व करना होता है। ये हमने देख लिया। अब हम जो है कुछ क्वेश्चंस करेंगे साधारण ब्याज पर आधारित कि कैसे एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, ठीक। मान लो कोई राशि है या प्रिंसिपल है वो P है, ठीक है। और इसको साधारण ब्याज की दर जो है वो R% है। टाइम जो है मान लो T दे रखा है। तो अगर पूछ लिया कि साधारण ब्याज कितना होगा, ऐसे करके साधारण ब्याज कितना होगा, तो साधारण ब्याज का हम ऐसे ही निकालेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल का मल्टीप्लाई करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट में, मल्टीप्लाई करते हैं टाइम से, अपॉन में 100 कर देते हैं, तो ये सिंपल इंटरेस्ट यहाँ से ऐसे फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। ये इस टाइप का ये क्वेश्चन नंबर 1 बन जाएगा ऐसे करके। दूसरा, अगर मान लो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है तो वो लोग कैसा पूछ सकते हैं कि साधारण ब्याज की दर पर जो है कोई धन है, ठीक है। मान लो वो धन है X, ठीक है। वो 5 साल में 5 ईयर्स में जो है R% की साधारण ब्याज की दर पर 2 गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है, कुछ भी हो सकता है, ऐसे करके ये 2 गुना हो गया। मतलब क्या है कि हमें टोटल जो है अमाउंट जो है इतना मिला 5 साल के बाद में। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें साधारण ब्याज भी सम्मिलित है। तो साधारण ब्याज को पता करने के लिए क्या हम मूलधन को जो है इसमें से माइनस कर देंगे, तो 2x माइनस x करेंगे, तो यहाँ पर x आएगा। इसका मतलब x जो है हमें ब्याज मिला है। तो साधारण ब्याज हालांकि ये तो जो साधारण ब्याज होगा तो इसका फॉर्मूला होता है P प्रिंसिपल, R रेट ऑफ इंटरेस्ट, T समय अपॉन में 100 होता है। तो देखो यहाँ पर P जो प्रिंसिपल दे रखा है हमें वो x दे रखा है, तो यहाँ पर x पुट कर लेंगे, ठीक। और R यहाँ पर हमें निकालना है, और T हमें समय दे रखा है 5 साल, अपॉन में 100 कर देंगे। तो देखो ये हमारा साधारण ब्याज है, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला ये हो गया, हमने रख दिया, ये x कैंसिल हो जाएगा और ये 5 से कटेगा, इधर 20 हो जाएगा, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो इधर हो जाएगा R अपॉन में 20%, यानी कि 5 साल में चाहे 100 रुपये अगर हो तो 5 साल बाद में अगर 20% इंटरेस्ट रेट होगा तो ये 200 रुपये हो जाएगा, ठीक है, 5 साल में। तो इस तरह से क्वेश्चन वो सेट कर सकते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम से पूछे जाते हैं। इसमें क्या निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यदि कोई धनराशि जो है उधार दी जाती है तो धनराशि 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, ब्याज दर जो है
16 से 2/3% हो। फिर कह रहा है यदि ब्याज दर 20% हो तो पैसा 5 साल में दोगुना हो जाएगा। यदि पैसा 5 साल में दोगुना हो जाए तो 10 साल में 4 गुना हो जाएगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन आते ही हमारा दिमाग थोड़ा सा डगमगा जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ दे नहीं रखा है तो हम फटाफट मान लेंगे। धनराशि जैसे मान लो कि कोई भी फिक्स अमाउंट मान लेंगे, छोटा सा अमाउंट मानेंगे ताकि आसानी से वो कट जाए। यहाँ पर जैसे मान लो मैं 100 रुपीज़ मानूंगा, ठीक है, तो साधारण ब्याज पहले निकाल लो। अगर मैं 100 रुपीज़ मानूंगा यहाँ पर तो इसका मतलब क्या है कि ब्याज जो है दोगुनी की बात कर रहा है, तो ब्याज 100 रुपये आना चाहिए 5 वर्ष में और इतने परसेंट के हिसाब से, ठीक है। तो मेरे पास मैंने मान लिया अमाउंट इतना है और टाइम हमारा यहाँ 5 दे रखा है और ब्याज दे रखा है 16 सही 2/3, यानी कि इसको एक भिन्न में प्रॉपर भिन्न में चेंज कर लेंगे तो 16 3 48 2 50/3 हो जाएगा। इधर 50/3 हो जाएगा और नीचे 100 होता है, 100 लिख लेंगे तो ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा आपका लगभग 5 और 25 यानी कि हो जाएगा 250/3। तो साधारण ब्याज लगभग जो है 80 रुपये के आसपास आएगा। अगर यहाँ पर 300 होता तो 100 रुपये आ जाता, इसका मतलब कि डबल हो जाता। तो 100 रुपये अमाउंट हमारा, सॉरी पैसा ये मूलधन है, 100 रुपये ब्याज हो जाता तो डबल हो जाता। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा वाला स्टेटमेंट देखेंगे। दूसरा वाला स्टेटमेंट कह रहा है कि इस अमाउंट हम जो पैसे मान के 100 ही मानेंगे, ठीक। और यहाँ पर इंटरेस्ट जो रखा है 20% है, टाइम 5 साल है और नीचे 100 होता है, 100 लिखेंगे, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये 20 पंचे 100 आएगा ही। तो 100 रुपये ये ब्याज हो जाएगा हमारा, क्योंकि ये साधारण ब्याज का फॉर्मूला था, हमने इसमें पुट किया था। तो 100 रुपये ब्याज हो जाएगा, 100 रुपये हमारा प्रिंसिपल है यानी कि मूलधन है, तो दोनों मिलकर के 200 हो जाएगा। इसका मतलब ये डबल हो जाएगा। इसका मतलब दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा, पहला वाला गलत हो गया था। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है पैसा 5 साल में 2 गुना हो जाता है तो 10 साल में 4 गुना हो जाएगा। तो इसका मतलब कि ये हमें तो पहला पता चल गया, दूसरा वाला सही है। तो हम 10 साल में 4 गुना देखते हैं होता कि नहीं। सीधे 100 रुपये रखो, ब्याज जो है 20% रखो, क्योंकि यहाँ पर 2 गुना हो रहा है तो 20% ही रखेंगे। यहाँ समय 10 साल है तो 10 साल रख दो, यहाँ पर 100 रखेंगे अपॉन 100 होता है, ये 100 कैंसिल हो जाएगा और ये 200 हो रहा है। यहाँ पर 200 ही आ रहा है, इसका मतलब 100 रुपये हमारा अमाउंट है और प्रिंसिपल है, 200 रुपये हमें ब्याज मिल रहा है, तो टोटल जो है 300 रुपये मिलेगा। इसका मतलब क्या है 10 साल में 3 गुना होगा, 10 गुना नहीं, 4 गुना नहीं होगा। तो इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और ये वाला भी गलत हो जाएगा, यानी कि केवल जो है स्टेटमेंट दूसरा सही है, तो यानी कि बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही एक क्वेश्चन और देखते हैं। मान लो कि ये क्वेश्चन दे रखा है यदि पी क्यू और आर की 3 राशियाँ हैं ताकि पी क्यू आर का साधारण ब्याज हो। इसमें ये कह रहा है कि पी जो है पी क्यू आर एक जो धनराशियाँ हैं और पी क्यू जो है पी क्यू का जो है साधारण ब्याज है। क्यू का साधारण ब्याज का मतलब क्या है कि पी बराबर यहाँ पर दे रखा है क्यू और का साधारण ब्याज हो। तो यहाँ पर टाइम कुछ नहीं दे रखा है, ठीक है, तो हम टाइम को मान लेंगे 1 और ब्याज को भी मान लेंगे 1 ताकि आसानी से कट जाए। अपॉन में यहाँ पर कर लेंगे 100, ठीक है। दूसरे कंडीशन में कह रहा है कि क्यू आर का साधारण ब्याज हो। क्यू जो है क्यू बराबर दे रखा आर का साधारण ब्याज, तो ऐसे कर लेंगे, टाइम भी 1 ही मान लेंगे, ब्याज भी 1 ही मान लेंगे और यहाँ नीचे 100 होता है 100 रख लेंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि समय भी समान हो, सब कुछ यहाँ पर दे रखा है, प्रत्येक मामले में दर और टाइम सब कुछ समान हो, यहाँ पर दे रखा है सब समान हो, तो सब समान हो तो पी क्यू आर में संबंध। अब देखिए एक तो इक्वेशन हमारा यहाँ समीकरण बन गया, एक हमारे यहाँ बन गया। जब संबंध बनाने की बात करें ना, तो अगर ऐसे बराबर बराबर में रहे तो क्या करें, दोनों को आपस में भाग दे दो, ठीक है। दोनों को आपस में भाग दोगे तो मतलब बराबर के इधर वाले का सबका भाग दे दो, इधर वाले का इधर का भाग दे दो, फिर दोनों को आपस में बराबर कर दो, ठीक है। तो ये इस तरह से कुछ बनेगा इक्वेशन, ठीक है। तो देखो यहाँ नीचे 100 है, ये 100 है, ये कट जाएगा, ठीक है। और ये एक तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है। इसका मतलब क्या होगा, पी अपॉन में क्यू इधर आएगा, बराबर हो जाएगा इधर क्यू अपॉन में आर, क्यू अपॉन में आर हो जाएगा। अब ये ऐसे होगा कहीं पे भी, तो ये मैंने बता रखा है सुपर माइक्रो बेसिक्स वाली वीडियो में, ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बराबर पी आर, तो क्यू स्क्वायर बराबर पी आर इसका आंसर आ जाएगा। देखो ये क्वेश्चन भी पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है जो हमने भी किया, पी और क्यू आर वाला भी ऐसे ही है। 3 राशि एक्स वाई जेड है, वाई जो है एक्स पर साधारण ब्याज है और जेड जो है वाई पर साधारण ब्याज है, मतलब कि वाई जो है एक्स पर साधारण ब्याज है, तो एक्स बुरे टाइम वही मान लेंगे 1 साल, नीचे 100 कर लेंगे, ठीक है। दूसरा वाला इक्वेशन क्या कह रहा है कि जेड जो है वो वाई पर साधारण ब्याज है, तो वाई गुणे 1/100 कर लेंगे। ये तीनों मामलों में प्रतिवर्ष ब्याज की दर और वह समय जिसके लिए ब्याज की गणना की जाती है समान है, तो हमने इसलिए इसको 1 मान लिया है, ठीक है। एक्स वाई जेड के बीच में संबंध स्थापित, तो सेम इनका आपस में भाग देंगे। ये कैंसिल मतलब ये बचेगा एक्स वाई और इधर बचेगा वाई, इधर बचेगा जेड, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर हो जाएगा बराबर जेड एक्स हो जाएगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। सेम वही था, बस केवल इसमें एक्स वाई जेड कर दिया था। सिंपल इंटरेस्ट में इतना ही रहेगा। कल हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल बेस कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद में फिर उसी पे स्टेटमेंट बेस या इस तरह के क्वेश्चन जो है रिलेशन वाले संबंध वाले क्वेश्चन हम लोग करेंगे। बाकी प्रैक्टिस के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी बुक से आप कैलकुलेशन बेस वाले क्वेश्चन कर सकते हैं। उससे क्या है, कैलकुलेशन के साथ साथ में आपकी जो है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी अच्छी हो जाएगी। लेकिन प्रैक्टिस जो है मेन तो इसी टाइप के क्वेश्चन के ही करने हैं, क्योंकि एग्जाम में तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वहाँ पर कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है।